टॉकिंग प्लेटफॉर्म के इस खास प्रोग्राम में आप सबका इस्तकबाल है। ये प्रोग्राम यौम आज़ादी के मुबारक मौके पर पेश किया जा रहा है और ऐसे वक्त में पेश किया जा रहा है जब हमको एक मुल्क की हैसियत से आज़ाद होके 73 इयर्स मुकम्मल हो रहे हैं और इस मौके पे बात करने के लिए हमारे खुसूसी मेहमान हैं जनाब सुदीन दरकुलकर्नी। ये जानी-मानी शख्सियत हैं, इनका इंट्रोडक्शन देना इसलिए ज़रूरी नहीं कि आप सब उनसे भली-भांति परिचित हैं, उनको अच्छी तरह जानते हैं। कुलकर्णी साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं, कमेंटेटर हैं और इनके ख़यालात हम ज़्यादातर मीडिया के ज़रिए वाकिफ़ होते रहते हैं इनके ख़यालात से। तो आज़ादी जब हमने हासिल की, तो उसको एक बड़ा अरसा गुज़र चुका है और इस अरसे में हमने बहुत सारे उतार-चढ़ाव देखे। हम अपनी बातचीत की शुरुआत इस तरह से करते हैं कि अ, ये जो दौर गुज़रा, इस दौर में हमने बहुत सारे उतार-चढ़ाव देखे और आप इस दौर को कैसे देखते हैं? इस दौर में एक मुल्क की हैसियत से हमारे बड़े अचीवमेंट्स क्या-क्या रहे? ज़रा उस पे रोशनी डालिए। सबसे पहले गुलाम आरिफ साहब बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने कम्युनिटी टॉकिंग प्लेटफॉर्म के इस प्रोग्राम में मुझे बुलाया और योम आज़ादी के इस बहुत ही मुबारकबाद मौके पर हम ये गुफ्तगू कर रहे हैं। और इस बातचीत का जो आपने टाइटल या शीर्षक लगाया है, चुना है, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आज़ादी से आज़ादी तक, यानी फ्रॉम द फ्रीडम वी अचीव्ड इन 1947 टुवर्ड्स द फ्रीडम दैट वाज अ ड्रीम देन। यानी जो आज़ादी हमने हासिल की थी, वहां से उस आज़ादी की ओर जो हमारा सपना था। आपने कहा कि हम इस बातचीत को 1947 के बाद के दौर पर हम फोकस करेंगे। आपकी बात सही है, लेकिन जो 1947 में हुआ, उसे अच्छी तरह से, सही तरह से समझने के लिए हमें उस दौर की ओर भी देखना चाहिए। यानी 47 से पहले का जो दौर था, ये 200 साल का एक आजादी का पर्व, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत या हिंदुस्तान ये तो 1947 में नहीं बना है, ये तो बहुत ही पुराना मुल्क है। तो कभी-कभी एक गलतफहमी कुछ लोगों के मन में होता है कि अंग्रेजों ने भारत को एक बनाया, अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को बनाया और जाते समय उन्होंने भारत को आजाद करके वो गए। लेकिन ये बात सही नहीं है। ये हजारों साल पुराना मुल्क है। यहाँ अलग-अलग मजहब के, अलग-अलग जाति के, अलग-अलग जुबान के लोग सदियों से यहाँ रह रहे हैं और इस मिट्टी का एक गुण है कि ये सबको अपना बना लेता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हमने आजादी के इस संघर्ष में भी यही देखा कि 200 साल के इस इतिहास में हमने देखा कि हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, बुद्धिस्ट हो, सब लोगों ने देश की आजादी के लिए संघर्ष किया, त्याग किया, बलिदान दिया। और इसमें जो 200 साल पहले जो शुरू हुआ, मैं खास करके कुछ मुस्लिम पेट्रियट्स, स्वातंत्र योद्धा, उनके नाम मैं आज बताना चाहता हूं, क्योंकि आज एक ऐसा माहौल बना है कि इस देश की आजादी के लिए मुसलमानों ने कुछ योगदान दिया ही नहीं, या दिया तो उसको एक इरेज करने की एक कोशिश हो रही है। वो टिप्पू सुल्तान हो,
अजीमुल्ला खान हो, मौलाना फजले हक खैराबादी बहुत बड़े शायर थे, बेगम हजरत महल, और उसके बाद का जो एक दौर चला उसमें अशफाकुल्ला खान, खान अब्दुल गफ्फार खान, बदरुद्दीन तैयब जी, जाकिर हुसैन साहब, अबुल कलाम आजाद साहब, ऐसे यानी अनगिनत लोगों ने देश के लड़ाई स्वातंत्र के लिए, स्वाधीनता के लिए संघर्ष किया, बलिदान भी किया। तो आज मौका है कि हम उन सभी, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी जुबान के हो, हम उनको याद करें, उनके प्रति हम नमन करें और उनका जो सपना था उस सपने को साकार करने के लिए हम अपने आप को समर्पित करें। अब देखिए, अभी-अभी कुछ दिन पहले हमारे एक बहुत बड़े शायर राहत इंदौरी, उनका इंतकाल हुआ और राहत इंदौरी साहब ने एक कुछ बातें कही हैं, तो ये आज के मौके पर इतना सच है। उन्होंने कहा कि सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में, सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो आज हिंदुत्व के नारे में, हिंदुत्व का नारा लेकर हिंदू राष्ट्र बनाने की एक साजिश जो चल रही है, तो इस मौके पर इस सच्चाई को जानना और इस सच्चाई को सभी लोगों को बताना बहुत आवश्यक है। यह जो मुल्क है, इसका एक गुण है, ये सबका है। ये जितना हिंदुओं का है उतना ही मुसलमानों का है। अब एक सवाल उठता है गुलाम आरिफ साहब कि 15 अगस्त 1947 पे ब्रिटिश साम्राज्य खत्म हुआ, भारत आजाद हुआ। लेकिन सवाल यह है कि हिंदू और मुसलमान दोनों ने मिलकर आजादी के संघर्ष में शामिल हुए, तो आजादी के बाद भी यही एकता रहनी चाहिए थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये एकता नहीं रही। जब हम 15 अगस्त 47 की याद करते हैं, तो ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि आजादी के साथ-साथ हमारा मुल्क का बंटवारा हुआ और पाकिस्तान अलग हो गया। उस समय तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े थे, वेस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान, लेकिन ये बंटवारा क्यों हुआ और बंटवारे का असर क्या हुआ और असर आज भी क्या हो रहा है भारत पर, पाकिस्तान पर और इस पूरे दक्षिण एशिया पर, इसे गौर से समझना बिल्कुल जरूरी है। क्योंकि आरिफ साहब, ये जो हमारी बातचीत चल रही है 14 अगस्त को चल रही है, कल के लिए 15 अगस्त के लिए। ये 14 अगस्त ये पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे है। जी बिल्कुल, आज उनका इंडिपेंडेंस। हाँ, तो मैंने आज ट्विटर पे कहा, मेरे बहुत सारे पाकिस्तान के दोस्त हैं और हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच अमन और भाईचारे के लिए मैं कोशिश करते आ रहा हूं। तो मैंने कहा कि पाकिस्तान को जो आजादी मिली वो भारत से आजादी नहीं मिली, ना ही हिंदुओं से आजादी मिली। जैसे भारत को अंग्रेजों से आजादी मिली, वैसे ही पाकिस्तान को भी अंग्रेजों से आजादी मिली। इसका मतलब है कि भारत और पाकिस्तान ये दोनों दुश्मन नहीं है, यानी हमसे वो आजाद नहीं हुए हैं। ये एक दुर्भाग्य है कि जब यहां से अंग्रेज चले गए, हम मुल्क को एक रख नहीं पाए। और वो एक दौर था जब लोगों ने एक नारा दिया, 2 कौमों का नारा, 2 नेशन थ्योरी, यानी हिंदू एक मुल्क है, मुसलमान एक मुल्क है। और इस बेसिस पर उन्होंने और एक अपना एक संघर्ष चलाया और उस संघर्ष में उनको कामयाबी मिली। लेकिन देखिए, ये 2 नेशन थ्योरी एक बहुत ही खतरनाक थ्योरी थी, क्योंकि वहां भी हिंदू थे और यहां भी मुसलमान थे और आज भी है।
तो क्या यहाँ के मुसलमान, क्या वो पाकिस्तानी है? या पाकिस्तान में जो हिंदू रहे उनकी संख्या कम हो गई, क्या वो मुसलमान बन गए या हिंदुस्तानी रह गए? तो यह जरूरी है कि आज एक एक 1947 के बाद इस बंटवारे को लेकर एक मनों में और दिलों में भी एक बंटवारा हुआ है, और खास करके पिछले 6 सालों के अंदर एक हिंदू समाज के एक तबके में एक ये सोच आ गई है कि हम एक नेशन है, और जो मतलब अलग अलग मुसलमान नेशन। है, हाँ, वो जो मुसलमान है वो या तो हिंदुस्तानी है ही नहीं, या है तो सेकंड क्लास है। तो ये जो जहन में ये बात आई है बहुत खतरनाक है। ये हमारे आजादी के जो पेट्रियट्स थे, जो मार्टर्स थे, जो शहीद थे, उनका ये सपना नहीं था। ये महात्मा गांधी जी का सपना नहीं था। ये अबुल कलाम आजाद का सपना नहीं था। तो हमें सबसे पहली एक सीख जो हमें सीखनी है कि हमें एक रहना है। बिल्कुल। भारत जब एक रहेगा, हिंदुस्तान जब एक रहेगा, तो भारत तरक्की करेगा, और भारत तरक्की के ऊंचाई पर जाएगा, और सबकी भलाई होगी, और भारत मजबूत बनेगा। आज इन 73 सालों के बाद हमारी तरक्की नहीं हुई है, ऐसी बात नहीं है, काफी तरक्की हुई है। लेकिन हमें जो क्षमता है, जो पोटेंशियल है, इसको लेकर हम देखें तो हमारी उतनी तरक्की नहीं हुई है जितना होना चाहिए था। इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि हमारे यहाँ एकता की कमी है। तो इसलिए मैं आजादी से आजादी तक, यानी सही मायने में आजादी हमें हासिल करना है, तो आज हमें फिर एक बार एक प्लेज लेना पड़ेगा, एक संकल्प करना पड़ेगा कि हम हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबकी एकता को मजबूत करेंगे। आपने बहुत अच्छी तरह ये बात रखी, और सच बात तो ये है कि कोई भी मुल्क या कोई भी कौम, कोई भी नेशन जब तक आपस में बिल्कुल मुत्तहिद ना हो, तब तक आगे बढ़ने का सपना देखना फ़ुज़ूल है। अभी हालात बहुत मुख्तलिफ हैं। इस वक़्त सूरत-ए-हाल ये है कि हम देखते हैं कि एक चारों तरफ धुआँ फैला हुआ है, नफ़रत का। आप आप वर्चुअल स्पेस देखें, इंटरनेट पर देखें, लोगों की बातों में देखें, एक मज़हब का दूसरे मज़हब के खिलाफ, एक दूसरे के खिलाफ बातें कर रहे हैं। इतना सारा ज़हर है। ये ज़हर ज़हन में है, ये ज़हर दिल में है, और ये ज़हर फिर हम देखते हैं कि किस तरह से लोगों को पीटा जाता है, किस तरह से लोगों का मॉब वायलेंस हो जाता है, और फिर हमें और भी देख रहे हैं। ये ज़हन सड़कों पर चलने वाले लोगों के तक नहीं है। हम सब सड़कों पे चलते हैं, ये ज़हन उन लोगों तक नहीं है, पहला, कि जो कम पढ़े-लिखे हैं या जो कुछ समझते नहीं। ये ज़हन बहुत ऊपर तक, पढ़े-लिखे लोगों तक, विद्वानों तक फैल चुका है। हम देखते हैं कि इंस्टीट्यूशन से लेके हाईएस्ट रिवर्ड इंस्टीट्यूशन, जिसको हम न्याय मंदिर कहते हैं, वहाँ भी इस ज़हर को हम एक तरह से एक अ, हमारी राय अलग हो सकती है, लेकिन बहुत बड़ा तबका ये सोचने पे मजबूर हुआ है कि क्या जहाँ हम इंसाफ के लिए जाएँ, वहाँ हमको इंसाफ भी मिल पाएगा या नहीं पाएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि ये सोच पैदा होना भी अपने अंदर, अगर ये पैदा होने की शुरुआत भी हुई है, तो अपने अंदर मुल्क के लिए बहुत ही डिस्ट्रक्टिव है। मतलब ये नहीं है कि सोचने वाला गलत सोच रहा है, ये है कि ऐसा वो क्यों सोच रहा है। तो ऐसे हाल में, जबकि कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ को हम देखते हैं कि प्लूरलिज़्म है, इक्वालिटी है, फ्रेटर्निटी है, जस्टिस है, ये सारी साइंटिफिक टेम्पर है, ये सारी चीज़ों की धज्जियाँ बिखरती हुई दिखाई देती हैं। ऐसे हालात में आपको क्या लगता है कि क्या स्टेप्स लेने की ज़रूरत है? कौन से काम हैं जो करने की हमको ज़रूरत है? गुलाम आरिफ साहब, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि आज
73 साल के बाद जो एक एटमॉस्फेयर बना है हिंदुस्तान में, वो देखते हुए बहुत चिंता होती है। आपने नफ़रत की बात कही, नफ़रत का एक पॉइज़न फैल रहा है। तो आज मुझे याद आती है अल्लामा इकबाल की, वो से बहुत मशहूर है, कल सुबह जब जो पैट्रियोटिक सॉन्ग्स हम सुनेंगे, तो सारे जहां से अच्छा, तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, उसमें अल्लामा इकबाल साहब ने कहा कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, हिंदुस्तान वतन हमारा। तो हिंदी है मजहब, वतन है हिंदुस्तान हमारा। तो मजहब, वो कोई भी मजहब हो, वो हिंदुइज्म हो, इस्लाम हो, क्रिश्चियनिटी हो, कोई भी मजहब इस धरती पर नफरत नहीं सिखाता है। लेकिन हुआ क्या है कि हमने मजहब को नेशनलिज्म के साथ जोड़ दिया है। यानी आज यानी सभी हिंदुओं के जहन में ये बात नहीं है, लेकिन हिंदुइज्म का, हिंदू सोसाइटी का एक तबका जो बहुत वोकल है, जो बहुत बोलता है, वो इस तरह से बोल रहा है कि यहाँ की मेजॉरिटी हिंदू है, इसलिए यह नेशन भी हिंदू है, यह राष्ट्र भी हिंदू है। ये बहुत गलत बात है। लेकिन इसके साथ-साथ मैं ये भी बताना चाहता हूं कि बंटवारे के बाद जिस तरह से पाकिस्तान ने अपने आप को एक मुस्लिम नेशन बनाया, अपने आप को एक मुस्लिम इस्लामी मुल्क के रूप में डिक्लेयर किया, वो भी उतना ही गलत था। क्योंकि उस समय वहां भी हिंदू थे, आज भी बहुत कम है, लेकिन है, क्रिश्चियंस हैं, दूसरे लोग भी हैं। तो दुनिया में कोई भी मुल्क नेशनलिज्म और रिलीजन, इसको जोड़ना नहीं चाहिए। रिलीजन जो है, वो रिलीजन एक, उसका मतलब और उसका मकसद अलग है। नेशनलिज्म, किसी भी नेशन में अलग-अलग तरह के लोग रहते हैं, वो सबके लिए होता है। और हमने तो 47 के बाद, भारत की खूबी यह है कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन में ही ये घोषित कर दिया है कि इक्वालिटी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मंत्र हैं। लेकिन हुआ क्या है कि आज एक जैसे मैंने कहा कि माइनॉरिटीज को, मुस्लिम समाज को एक अनइक्वल स्टेटस देना और उनके मन में एक इनसिक्योरिटी पैदा करना, भय का, डर का वातावरण पैदा करना, और जो भी डेवलपमेंट के जो एरियाज हैं, उनमें इक्वालिटी का एक जो उनका एस्पिरेशन है और कॉन्स्टिट्यूशनल एक वैल्यू है, हाँ, उसको नकारना, ये भारत के लिए बहुत खतरनाक है। जैसे आपने कहा कि यदि ये ऐसा एक लोगों के मन में शक आने लगेगा कि क्या हमारे लिए भी यह मुल्क है, तो यह, इस प्रकार का शक आना भी ये पूरे मुल्क के लिए एक चिंताजनक है। तो हमारी एक ड्यूटी होती है, हमारा फर्ज बनता है, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, जो भी पेट्रियट्स हैं, जो भी राष्ट्रभक्त हैं, उन सब की एक आज एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी है कि हम फिर एक बार, जो आजादी से पहले एक होकर जिन्होंने एक सपना देखा था, उस एकता के लिए काम करना, मोहल्ले-मोहल्ले में, शहर-शहर में, गाँव-गाँव में, सूबे में और पूरे मुल्क में एकता का नारा गूंजना चाहिए। सभी लोगों को अपना-अपना मजहब, अपना धर्म फॉलो करने का हक है। वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी वो हक देता है, वो फ्रीडम देता है। लेकिन जब हम पब्लिक स्पेस में आते हैं, नेशनल लाइफ में आते हैं, तो हम सब एक हैं। सबके लिए एक ही इंसाफ मिलना चाहिए। हमारे जुडिशियरी हो, पुलिस हो, एम्प्लॉयमेंट हो, बिजनेस हो, बैंकिंग सेक्टर हो, ट्रेड हो, सब में सबकी बराबरी होनी चाहिए।
इस वक्त हमारा मुल्क एक दोराहे पे खड़ा हुआ है। सर, मैं आपको बताऊं कि मेरा ऑब्जर्वेशन है दुनिया भर में घूमने के बाद कि वो पीरियड जब 1947 में हम आजाद हुए थे, तो हमारे साथ और भी बहुत सारे आगे पीछे 3, 4, 5 सालों में बहुत सारे मुल्क कॉलोनियल पावर से आजाद हुए और उन्होंने अपना सफर शुरू किया। हम ये देखते हैं और हमको खुशी महसूस होती है, फख्र महसूस होता है, गर्व की फीलिंग भी आती है कि उनमें से बहुत सारे मुल्कों में जो थर्ड वर्ल्ड के हैं, अफ्रीका के बहुत सारे मुल्क हैं, उनके मुकाबले और हमारे पड़ोसी मुल्क भी, उनके मुकाबले हमने बहुत कुछ पाया। साइंसी तरक्की की, एजुकेशन में एक लेवल पर चढ़े, बड़ी बड़े मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी की तरफ भी बढ़े हम। यहाँ पे फूड के लिए पहले डिपेंडेंट बाहर से इसकी सप्लाईज पे थे। हम अपनी फूड प्रोडक्शन में अपनी क्षमता रखते हैं और इस तरह से हमने दुनिया में बहुत सारी तरक्की की, बहुत सारा अचीवमेंट किया। ठीक है, ये मटेरियल अचीवमेंट है, लेकिन इसके साथ साथ इरोजन हुआ, जो सब बातें अभी हमने कही, वैल्यूज का इरोजन भी हुआ। आज हम आके एक ऐसे दोराहे पे खड़े हैं कि हमारे इस ट्रैजेक्टरी में हमारा एक पीक आया और अब ऐसे लगने लगा, होना तो नहीं चाहिए था, कि उस पीक को, और वो कभी आता नहीं पीक, वो हमेशा हम ऊपर की तरफ, हमारा सफर ऊपर की तरफ होता। लेकिन अब हम देखते हैं कि हम कुछ उस तरह का रास्ता फॉलो कर रहे हैं जो कुछ दूसरे मुल्कों में फॉलो किया गया। वहां पे एक्सप्लॉइटेशन हुआ, वहां पे मजहबी भेदभाव हुआ, वहां पे इंसाफ नहीं मिला लोगों को, वहां पे इक्वल अपॉर्चुनिटीज, कई मुल्क है, नाम लेने की जरूरत नहीं है, और वो एक खास जगह पे आके खड़े हुए, जिनका आज हमारे बराबरी नहीं की जा सकती, हम उनसे बहुत ऊपर है। हमने ये जो दौलत हासिल की, दौलत यानी ये स्टेटस हासिल किया, अब ऐसा लगने लगा है कि इस सिस्टम में जो तब्दीली आ रही है, क्या फिर से हम उस दौर में जाएंगे जो एक अंधेरे का दौर था, एक डार्कनेस का दौर था, गरीबी का दौर था, भूखमरी का दौर था। हमने पूरे तौर पे आजादी इन सारी चीजों में अभी हासिल नहीं की है। बहुत लोग हैं जिनको 2 वक्त की रोटी नहीं है, बहुत लोगों को तालीम नहीं है, बहुत लोगों को काम नहीं है, और अभी बहुत लोगों को हेल्थ का प्रॉब्लम है कोविड के क्राइसिस में। ये सब ठीक है, लेकिन जो कुछ हासिल किया, अब ऐसा लगता है कि अगर हमने ध्यान नहीं दिया, तो जो हासिल किया वो भी धीरे-धीरे उसका ग्राफ भी डाउन होगा, वो भी हाथ से निकलता जाएगा और एक तरह की फिर से हम गुलामी की तरफ बढ़ेंगे। आपको ऐसा लगता है क्या? देखिए, गुलामी की ओर बढ़ेंगे, ये तो मुझे दिखता नहीं है, क्योंकि दुनिया बदल गई है। जो हम ज़रा पीछे की वो ओर मुड़कर देखेंगे, तो इस दुनिया के इतिहास में एक ऐसा दौर आया इन 16th, 17th, 18th सेंचुरी, 19th सेंचुरी, तो यूरोप के छोटे-छोटे मुल्क थे, लेकिन वो अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका सब जगह फैलकर अपना साम्राज्य बनाने का और दूसरों को गुलाम करने का एक एक पीरियड चला। और उसमें से हम जैसे मुल्क, वो भारत हो या अफ्रीका के मुल्क हो, साउथ अमेरिका के मुल्क हो, एशिया के अन्य मुल्क हो, ये सब लोगों ने संघर्ष किया और आज़ाद हुए। और लगभग 1947, 1950 के बाद ये बहुत सारे मुल्क आज़ाद हुए और आज कहीं भी ऐसा कॉलोनियल पावर, यानी कहीं गुलाम बना के रखना, ये लगभग खत्म हुआ है। और आज भारत भी काफ़ी मजबूत हुआ है, तो मुझे फिर एक बार गुलाम होने की शंका नहीं है। लेकिन जो शंका है, जो सस्पिशन है, वो ये है कि हम यदि सब लोगों के लिए इंसाफ नहीं दे पाएँगे, सब लोगों को बराबरी का हिस्सा नहीं दे पाएँगे, तो भारत में फिर एक बार यानी जो ये अंदरूनी जो डिविजन्स, ये बढ़ते जाएँगे और ये किसी भी मुल्क के
स्वास्थ्य के लिए ये ठीक नहीं है। जी हाँ, ये बेचैनी बढ़ती तो जाए। इसलिए देखिए 47 के बाद ये हमें फक्र करना चाहिए कि बंटवारे के बाद भी हमारे जो उस समय के फाउंडिंग फादर्स थे, महात्मा गांधी हो, नेहरू जी हो, अबुल कलाम आजाद हो, तो सबने इस मुल्क को एक रखा और एक ऐसा एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जो दुनिया में बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशन है। और उसी कॉन्स्टिट्यूशन को हमने यदि फॉलो किया होता इन लेटर एंड स्पिरिट, तो आज की ये हालात हमें देखने को नहीं मिलती। लेकिन हमारा पॉलिटिक्स ऐसा बना है, पार्टी पॉलिटिक्स, तो उस पार्टी पॉलिटिक्स में ये जरूरी नहीं कि आपको 50% से ज्यादा वोट मिले। दूसरों की तुलना में आपको यदि ज्यादा वोट मिले तो आप जीत जाएंगे। तो इसीलिए आज जो हुकूमत कर रही है उसको तो 33% मिले हैं, लेकिन मेजॉरिटी, भारी मेजॉरिटी मिल गई है और उस मेजॉरिटी का उन्होंने ऐसा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है कि वो किसी को सुनते नहीं है। और दूसरी जो इंस्टीट्यूशंस है, डेमोक्रेसी के इंस्टीट्यूशंस है, गवर्नेंस के इंस्टीट्यूशंस है, वो भी उनके कंट्रोल में आ गए हैं। तो जो खतरा है वो हमारे डेमोक्रेसी के लिए है, जो खतरा है वो हमारे सेक्युलरिज्म के लिए है, जो खतरा है वो हमारे गवर्नेंस इंस्टीट्यूशन के लिए है। और हमें मिलकर जो हमने हासिल की है, एक तो आजादी हासिल की, लेकिन आजादी के बाद एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को हमने जो बनाया, उसको एक बरकरार रखना, सेफगार्ड करना, ये हमारी आज की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। बिल्कुल, और आप बिल्कुल सही। इंसाफ देखिए, सबसे जस्टिस इज द बेसिस ऑफ अ मॉरल ऑर्डर। जहां इंसाफ नहीं होता है तो वहां देयर कैन बी नो पीस। तो इसलिए इंसाफ, जस्टिस फॉर ऑल, नो डिस्क्रिमिनेशन एंड जस्टिस फॉर ऑल, ये हमारा रास्ता होना चाहिए। मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूं कि अगर हम वो बातें, वो ख्वाब जो देख रहे हैं, जो कि आजकल रूलिंग डिस्पेंसेशन की तरफ से बताए भी जाते हैं और अच्छी बातें हैं कि 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी होनी चाहिए और भारत को मंगल पर पहुंचना है और एटसेट्रा एटसेट्रा, और बहुत तरक्की करनी है, और ये अच्छी बातें हैं। और हम में से हर एक के पास रोटी होनी चाहिए, कपड़ा होना चाहिए, हर एक का मकान होना चाहिए। ये सब इतने मिलियन लोगों को बिलो पॉवर्टी लाइन से उठाना है, तो ये ख्वाब तो अच्छे हैं। लेकिन आपने जैसा बताया कि अगर अमन न हो और लोगों को बराबरी का इंसाफ न मिले, तो ये ख्वाब भी सिर्फ बातें रह जाएंगे। ये कभी पूरे नहीं हो सकते, कभी पूरे नहीं हो सकते। अभी हम थोड़ी सी देर में इस बात पर भी चर्चा करें कि अभी एक बहुत बड़ा क्राइसिस हमारे मुल्क में चल रहा है और पूरी दुनिया में है। वो है कोविड का। लाखों लोग इससे अफेक्ट हुए हैं और जो गुजर चुके हैं, इस दुनिया से जा चुके हैं। बड़ा दुख का माहौल है, पूरी दुनिया में दुख का माहौल है और इस चैलेंज को से जूझने में लगी हुई है पूरी दुनिया के, कैसे इससे निपटा जाए, इस बीमारी से, इस पैंडेमिक से। जैसे ये पैंडेमिक खत्म होगा, इंशाअल्लाह जल्दी होगा, उम्मीद करना चाहिए, दुआ करनी चाहिए। तो जो सबसे बड़ा क्वेश्चन हमारे माइंड्स पर, हमारी गवर्नमेंट्स के माइंड पर, पॉलिसी मेकर्स पर, हम सब के दिमागों में आता है, वो ये है कि इकोनॉमी का क्या? कैसे हम फिर से खड़े होंगे? बहुत बड़ा डैमेज इसने हमको पहुंचाया, इस क्राइसिस ने। तो और वैसे ही इकोनॉमी की सूरत-ए-हाल इसके शुरू होने से पहले भी कुछ बहुत अच्छी नहीं थी। ये आप भी जानते हैं, तकरीबन ग्रोथ जो है, वो नेगेटिव के आने पर ही था। तो अब कैसे निपटेंगे और क्या इन चैलेंजेस का सामना कैसे किया जाएगा? ब्रीफ में आप गुलाम आरिफ बताइए। भाई, आपने बिल्कुल सही कहा कि आज ना केवल ना केवल हिंदुस्तान लेकिन पूरा मुल्क एक जी। बहुत ही कठिन दौर से गुजर रहा है कोविड क्राइसिस की वजह से।
और कोविड क्राइसिस ने एक ऐसी इकोनॉमिक क्राइसिस पैदा की है पूरी दुनिया में। लगता है कि इस क्राइसिस से ऊपर आने के लिए कई साल लगेंगे। तो जब कभी क्राइसिस आता है, एक संकट का समय आता है, तो सबसे जरूरी बात है कि हम एक दूसरे के लिए रहे। हाँ, खड़े रहें, एक दूसरे के साथ रहें, जो साथ रहें। जिनके पास ज्यादा है, वो जिनके पास कम है उनके साथ रहें। और जो हुकूमत है, वो हुकूमत की सबसे पहली जिम्मेदारी होती है कि सबका साथ और सबके साथ इंसाफ। और इस मुसीबत की घड़ी में जिनके पास कुछ भी नहीं है या है तो बहुत कम है, तो उनके राहत के लिए काम करें। हमने देखा इस कोविड संकट के दौरान जैसे लाखों हमारे माइग्रेंट वर्कर्स, उनकी क्या हालत हुई। हाँ? पैदल चल पड़े, सैकड़ों मील वो चलते रहे। तो ये क्या हिंदुस्तान के लिए शोभा देता है? हम एक तरफ कह रहे हैं कि हम मंगल पर जाएंगे, हम ये बनाएंगे, वो बनाएंगे, अच्छी बात है, हम बनाना भी चाहिए। लेकिन जब हम हमारे सभी भारतीय नागरिकों के लिए उनकी जो उनकी जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं, उन्हें हमें पूरा करना ही होगा। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि सबसे पहले हमें भारत के अंदर ये काम करनी है। दूसरी बात, दुनिया के सभी मुल्कों के साथ, क्योंकि ये केवल भारत का मामला नहीं है। बिल्कुल। सभी सभी मुल्कों में आज सॉलिडारिटी और यूनिटी की जरूरत है। और दुख की बात यह है कि जब हमें पूरे दुनिया के मुल्क एक होकर इसके साथ लड़ना चाहिए, उसी समय दुनिया में आज एक नई डिवीजन, डिसएंगेजमेंट, डीकपलिंग की बात हो रही है। अमेरिका और चीन के खिलाफ, भारत और चीन के विरुद्ध, भारत और पाकिस्तान। तो ये क्या वक्त है? तो आज तो हमें एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। तो मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूं कि हमारे ही हुकूमत के लिए चाहिए कि हमारे पड़ोसियों के साथ हमारे रिश्ते अच्छे होने चाहिए। पाकिस्तान के साथ, चीन के साथ, बांग्लादेश के साथ, ताकि हमारा ये जो साउथ एशिया है, साउथ एशिया, जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा कि भारत का जन्म 1947 में नहीं हुआ है। हमारा सिविलाइजेशन जो है वो हजारों साल का सिविलाइजेशन है। बिल्कुल। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, हम अफगानिस्तान, हम सब एक ही सिविलाइजेशन फैमिली के हम मेंबर्स हैं। हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए और दुनिया में एक ऐसा एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए कि देखिए ये सब लोग कैसे एक रह रहे हैं। तो आज यौम आजादी के इस पावन पर्व पर हमें एक प्रतिज्ञा लेनी है, एक संकल्प लेना है, एक प्लेज लेना है कि हम उस आजादी के सपने को साकार करेंगे जिस सपने को लेकर लोगों ने कुर्बानी की। बिल्कुल। आज हम बिल्कुल। काफी आगे गए हैं। भारत देखिए, 47 का भारत और आज का भारत बहुत बहुत बड़ा फर्क है। हमारे यहाँ तरक्की आई है, लेकिन ये तरक्की जो है इतना इम्बैलेंस्ड तरक्की है, इसमें इतनी इनइक्वालिटी है, इतनी विषमता है। तो ये विषमता आज हम कहते हैं कि एक भारत का एक उद्योगपति वो दुनिया में 4th वेल्दीएस्ट इंडियन, लेकिन यहाँ करोड़ों लोग हैं, जैसे आपने कहा, जिनके पास बुनियादी जरूरतें भी नहीं है। तो ये हमारा नसीब नहीं हो सकता है। दिस कैनॉट बी द डेस्टिनी ऑफ इंडिया। द डेस्टिनी ऑफ इंडिया इज इक्वालिटी, इक्वल जस्टिस, बराबरी का हिस्सा। तो इसलिए इकोनॉमिक पॉलिसीज ऐसे होनी चाहिए कि सबको साथ लेकर चलो। ये केवल इलेक्शन का नारा नहीं होना चाहिए कि सबका साथ सबका विकास। नारा एक और काम अलग, ये नहीं होना चाहिए। तो आज हम फिर एक बार इस बात को
हम समझ लें और उस रास्ते पे चलें कि हमें हिंदुस्तान को एक ऐसा मजबूत, ऐसा एक आदर्श नेशन बनाना है जिसे देखकर दुनिया भी सीखे। बिल्कुल। और आखिर में हम अपनी बातचीत के आखिरी हिस्से में सच्ची बात तो ये है कि ये अहले सियासत यानी पॉलिटिशियंस और अहले इक़्तिदार यानी पीपल इन पावर, इनकी दुनिया, इनके काम करने के तरीके, इनकी सोच और पूरे मुल्क का इन्हिसार यानी निर्भरता तो होती ही है। लेकिन उसके बावजूद एक बहुत बड़ी ताकत है, वो है अवाम की ताकत। और अवाम की ताकत ने इस कोरोना के क्राइसिस में ये दिखाया कि वो अब भी इंसानियत की कदर करते हैं। मैं आपको बताऊँ, ऐसे लोगों ने कि जिनके पास खाने के लिए एक वक़्त का खाना था, उन्होंने अपना आधा निकाल के दूसरों को दिया। जिनके पास 2 रोटियाँ थी, उन्होंने एक दूसरे को दी। जिन मज़दूरों का आपने ज़िक्र किया, उनको मदद करने वाले ज़्यादातर लोग बहुत अमीर लोग नहीं थे। अब वो बिल्कुल मामूली दर्जे के लोग थे, जिन्होंने पानी दिया, खाना दिया, उनकी मदद की, उनके ठहरने का इंतज़ाम किया वग़ैरह। और इसी के साथ-साथ इंसानियत को र एक लाइट दिखाने वाली, टनल के दूसरी तरफ जैसे एक रोशनी दिखाई देती है, वो रोशनी ये है, हमने देखा कि इस कोरोना में बहुत दुःख के साथ हज़ारों लोग मारे गए, लाखों लोग मारे गए। हमारे मुल्क में, हमारे शहर बम्बई में, हम देखते हैं कि एक फैमिली में कोई गुज़र गया, उसकी फैमिली में उसका अंतिम क्रिया करने के लिए भी कोई नहीं है, क्वारंटीन में है या कोई दूसरा मेंबर दूसरे अस्पताल में है। ऐसे 1-2 नहीं, बहुत सारे इंसिडेंसेस हुए और ऐसे इंसिडेंसेस में किसी धर्म का ख़्याल किए बगैर, किसी ज़ात का ख़्याल किए बगैर लोगों ने, हिंदुस्तानी लोगों ने उन लोगों की आखिरी रसूम अदा किए। मुझे सिर्फ़ एक एग्ज़ाम्पल देना है, बेशक हज़ारों, लाखों लोगों ने इस काम में हिस्सा लिया और सब हमारे सलाम के हकदार हैं कि बम्बई में बड़ा कब्रिस्तान का जो ट्रस्ट है, जामा मस्जिद ट्रस्ट, उसके अभी 3 हफ़्ते पहले तक के फिगर थे कि उन लोगों ने 500 लाशों का अंतिम संस्कार किया। 500 में से ये बड़ा कब्रिस्तान है, ये जामा मस्जिद है, जहाँ 5 वक़्त खुदा के सामने सर झुकाया जाता है। उसके मैनेज करने वालों ने 500 में से 300 लोग ऐसे जो कि मुसलमान नहीं थे, जो हिंदू थे, उनको उनके तरीके के मुताबिक, उनके मज़हबी तरीके के मुताबिक अपने पैसे, अपने वॉलंटियर्स के साथ उनकी मदद की और उनके अंतिम संस्कार में मदद की। मैं नहीं समझता कि इंसानियत में इत्तेहाद की ऐसी मिसाल देखने को मिलेगी। ये सिर्फ़ एक कमिटी है, एक सोसाइटी हर शहर में, दूसरी तरफ से भी बहुत लोगों ने ये काम किया, ये मदद की, लोगों को खाना दिया, लोगों को दवाएँ दी वग़ैरह-वग़ैरह। ये जो पीपल टू पीपल हमारे मुल्क के अंदर भी और पीपल टू पीपल एक मुल्क से दूसरे मुल्क के लोगों में भी, ये राब्ता, ये मोहब्बत बढ़ते रहनी चाहिए और यही स्पिरिट हमारे देश को आगे ले जाएगी। यही हमको आगे से दिखाई देने वाली रोशनी है और इसी रोशनी को मैं समझता हूँ कि हमको अ, फैलाना है, इसी के को लेके बातें करनी है, इसी को लेके लोगों को तैयार करना है। कुलकर्णी साहब, आपने अपना वक़्त दिया, आपने फुल ऑफ विज़डम बातें कही और इन बातों के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। मैं एक चीज़ कहता हूँ, लोगों का ये कहना है कि बातों से क्या होगा? मैं कहता हूँ बातों से भी बहुत कुछ हो सकता है। आप जितनी बातें करेंगे, उसके एक ख़ास प्रोपोर्शन में आप अच्छे काम करेंगे। अच्छी बातों को फैलाते रहें, अच्छी बातें करते रहें, ताकि अच्छे काम ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। जी, जी। कहिए। एक छोटी-सी बात अंत में कहना चाहता हूँ कि बातों से क्या होता है? लेकिन आपने सही फरमाया कि बातों में शक्ति होती है। बहुत सारे लोग वो सोचते हैं हम क्या कर सकते हैं? हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन अवाम में एक शक्ति होती है। तो अवाम की शक्ति और बातों की शक्ति, यानी बातों में यदि सच्चाई है, बातों में यदि मोरालिटी है, बातों में यदि इंसानियत है, तो उस बात की बहुत बड़ी एक शक्ति होती है
जिससे हजारों करोड़ों लोगों में एक इंस्पिरेशन आता है, एक नई एनर्जी आती है और उस इंस्पिरेशन और एनर्जी से वो इतिहास को बदल सकते हैं। जैसे हमारे पुरखों ने हिंदुस्तान को आजाद किया, उस समय भी बहुत सारे लोगों ने ये सोचा होगा, अरे अंग्रेजों की शक्ति देखिए, उनकी ताकत देखिए, कितना बड़ा साम्राज्य है, एन एम्पायर ऑन विच द सन डज नॉट सेट, यानी सूरज कहीं कभी डूबता नहीं, ऐसा उनका एम्पायर था, साम्राज्य था। तो हम क्या कर सकते हैं? लेकिन उन्होंने करके दिखाया। तो यही आज फिर एक बार करके दिखाने की बात है। हम सब एक रहेंगे, इंसानियत के रास्ते पे, नेक रास्ते पे जाके इस मुल्क के सामने जो भी समस्याएं हैं इनको हम सुधारेंगे और एक नया हिंदुस्तान, एक नई दुनिया, अ न्यू वर्ल्ड जो आज की जरूरत है। तो आज आपने मुझे बुलाया, बहुत अच्छा लगा। सबको इस आजादी के पावन पर्व पर सबको मेरी शुभकामनाएं। इसी पॉजिटिव नोट पर हम अपनी बातचीत को खत्म करते हैं और दोस्तों, सुधींद्र कुलकर्णी से उनके फुल ऑफ विजडम वर्ड्स हमने सुने। हम आपको मुबारकबाद देते हैं आजादी के इस दिन का और आइए इस दिन हम सब मिलके ये अहद करें कि पॉजिटिव स्पिरिट्स को बढ़ाएंगे। जो ताकतें नेगेटिविटी को, अंधेरे को फैला रही हैं, उनको अपना काम करने दें। हम अपनी रोशनी जलाते रहेंगे, हम दिलों को जोड़ते रहेंगे, इस मुल्क को सजाने, संवारने, बनाने के लिए अपना हिस्सा जरूर अदा करते रहेंगे और यही मकसद है कम्युनिटी टॉकिंग प्लेटफॉर्म का। बहुत-बहुत शुक्रिया।